नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, सीटेट की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो हमारी आज कौन सी रहेगी, 12वीं प्रैक्टिस सेट रहेगी। इसके पहले 11 हमने करा चुका है, उसमें देखेंगे कि आप लोगों को अगर सीटेट क्रैक करना है तो उसमें देखिए केवल रेगुलर पूरा प्रैक्टिस सेट देखते रहिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी पेडागोजी पूछे हैं सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेडागोजी जितना सिलेबस है उसी से क्वेश्चन बन के घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी से पूछे जा रहे हैं। थोड़ा मेथड भले चेंज कर दिया जा रहा है, फिर भी क्वेश्चन सेम उसी से मिलते जुलते पूछे जा रहे हैं। तो आपकी पेडागोजी अच्छे से तैयार हो जाएगी, केवल आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसी से। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट में जब पहला रहता है पैसे से क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया गया है पहला, द पोएम इज अबाउट। पूछा गया पोएम किसके बारे में लिखी गई है, जो पोएम है ये किसके बारे में लिखी गई है, यही पैसेज में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। द पोएम इज अबाउट पैसिव सफरिंग। क्या पैसिव सफरिंग के बारे में? ऑप्शन बी है, ए क्राई अगेंस्ट द गॉड्स, द हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस दैट द नरेटर इज फेसिंग। ऑप्शन डी, द डिटर्मिनेशन एंड करेज इन द फेस ऑफ सफरिंग। सफरिंग में क्या डिटर्मिनेशन एंड करेज की चर्चा की गई है इस पोएम में? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पोएम इज ए पिक्चर ऑफ। द पोएम इज ए पिक्चर ऑफ, जो पोएम दी गई है उसमें किसके पिक्चर के बारे में, मतलब कौन किसके बारे में चर्चा की गई थी? ये पोएम देखिएगा दोस्तों, पोएम किसके बारे में? इनविक्टम है, इनविक्टस। ये पोएम है विलियम हेनले की है। विलियम हेनले की पोएम है, इसके बारे में चर्चा की गई है कि यहाँ पूछा है कौन सी पिक्चर किसके बारे में चर्चा की गई थी। यहाँ पे डीपिंग ग्लूम्स, क्या डीपनिंग ग्लूम्स है? ऑप्शन बी दे, ए जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। ऑप्शन सी है, मैन्स इटर्नल एंड इनवर्सिबल सफरिंग। ऑप्शन डी दिया गया है, ए ग्रेडिंग एक्सेप्टेशन ऑफ सफरिंग। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी सही होगा, ए जर्नी फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। अगला प्रश्न है, द पोएम अंडरलाइंस। द पोएम किसके बारे में अंडरलाइंस जो की गई, पोएम किसके बारे में अंडरलाइंस की गई, मतलब वहां पे चर्चा किसकी की गई है? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन दिया गया, प्रीवैलेंस ऑफ ऑल इनकम्पेंसन सॉरो। ऑप्शन बी है, चीयरफुल एंड करेजियस एक्सेप्टेंस ऑफ सॉरो। ऑप्शन सी है, द हॉस्टाइल ऑफ गॉड्स टूवर्ड्स द नरेटर्स। ऑप्शन डी है, ए पेनफुल रिमाइंडर ऑफ एडवांसिंग यस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी दिया गया है, चीयरफुल एंड करेजियस एक्सेप्टेंस ऑफ सारो। चीयरफुल एंड करेजियस एक्सेप्टेंस ऑफ सारो, इसी के बारे में चर्चा की गई है पोएम में। अगला प्रश्न है, द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम इज। पोएम की टोन क्या है, मतलब किस सेंस में पोएम लिखी गई है, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, क्या ग्लूमी है? ऑप्शन बी है, चैलेंजिंग है। ऑप्शन सी बिटर, या ऑप्शन डी क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। तो पोएम जो लिखी गई है वो किसके बारे में लिखी है? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी के बारे में लिखी गई। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन। ये लाइन दी गई, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? लाइन है, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ पे एज का प्रयोग कर दिया गया है, तो जो हम सिमिली पढ़ते हैं उसमें एज लाइक सो, इन सब शब्दों का जिस सेंटेंस में प्रयोग हुआ रहता है वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? तो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग यहाँ पे रहेगा, तो ये होगी सिमिली, हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन। जो लाइन दी गई इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? अंडर द ब्लड गोइंग ऑफ चांस। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया गया साइनेक्डकी, क्या साइनेक्डकी का है? ऑप्शन बी है पैराडॉक्स। ऑप्शन सी है पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन डी है मेटानोमी। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी जो है पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एम्फेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन। जो ग्रामर एम्फेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रामर का प्रभाव दिया था, जो उस पर दबाव दिया रहता है, वो क्यों दिया रहता है, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, इंटरनलाइज द रूल ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन बी दिया गया है, मेमोराइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन सी, ट्रांसलेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन डी दिया गया, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स। यहाँ देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, जब भी कोई एम्फेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रामर दिया रहता है उस पर जब जोर दिया रहता है, उस पर दबाव दिया रहता है, तो उसको किस लिए दिया रहता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है,
इंटरनलाइज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के रूल्स को इंटरनलाइज करने के लिए ग्रामर का वहां प्रभाव दिया रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज। अब यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड को पढ़े हैं, तो उसमें देखते हैं एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ पे रूल। अब इसको अगर रूल हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर जनरलाइजेशन की जगह रूल हो जाता है, तो एग्जाम्पल टू रूल किसके अंतर्गत आता है, तो हम लोग सीधी बात जानते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन बी है डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी है डाइडेक्टिक, ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेथड। यहाँ देखेंगे इंडक्टिव मेथड आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न है वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। यहाँ पे ऑप्शन देखते क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन फॉर ईच एज ग्रुप। ऑप्शन बी दिया गया है मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। ऑप्शन सी दिया गया एनी काइंड ऑफ मटेरियल्स कैन बी सेलेक्टेड। ऑप्शन डी क्या दिया गया मटेरियल शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड। क्या दिया गया मटेरियल शुड बी शॉर्ट एंड लिमिटेड, शॉर्ट एंड लिमिटेड नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग भाषा को सीखने के लिए कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सबसे यूजफुल होता है, प्रिपरेशन के लिए सबसे यूजफुल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं बी मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली। मटेरियल क्या नीड टू बी ग्रेडेड, उसको ग्रेडेड अप्रोप्रिएटली सिस्टमेटिक तरीके से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन को कब उसको देखा जा सकता है, कब वो आता है भाव में या फिर प्रोसेस में कब आता है। जब हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को पढ़ाए थे तो लैंग्वेज एक्विजिशन बताया था। लैंग्वेज एक्विजिशन स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, उसके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था, किसी प्रकार के सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से इंसान सीख सकता है। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ठीक उसी का अपोजिट होता है। तो ऑप्शन दिया गया है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। क्या लैंग्वेज स्किल में पढ़ाया जाता है, तो ये सब नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन में पढ़ाया वो तो अर्जन है, स्वाभाविक रूप से लोग ऐसे ही सीख लेते हैं। ऑप्शन बी द चाइल्ड इज गिवन ए रिवार्ड ऑफ पनिशमेंट। क्या उसमें रिवार्ड ऑफ पनिशमेंट की चर्चा की गई, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। चाइल्ड ही क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ द लैंग्वेज होता है, टू द लैंग्वेज एक्सपोजर होता है चाइल्ड। वहाँ पे वो क्या अपने से ही भाषा का निर्माण करते हैं, अपने से ही सीखते हैं। क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, वहाँ पे वो माहौल के अनुसार ही सीख जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है When a child is asked to recite a poem, it can help the teacher to assess her. जब किसी चाइल्ड को क्या कहा था, रिसाइट ए पोएम, किसी पोएम को रिसाइट करने के लिए कहा था, इट कैन बी हेल्प टीचर को ये कैसे किस प्रकार से हेल्प करेगा उसे असेस करने के लिए, मतलब उसका मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार से ये मददगार साबित होगा। तो ऑप्शन दिया गया नॉलेज ऑफ लिटरेचर। क्या लिटरेचर की नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, ऑप्शन डी सी है एक्टिंग टैलेंट, ऑप्शन डी कंप्रीहेंशन। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे ऑप्शन बी जो दिया गया प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, उसको देखेंगे कि कितना वो उसके अंतर्गत जो बोलने की क्षमता होती है उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी होती है, उसको देखा गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न है ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, टू बी अवेयर ऑफ आइडियाज ऑन ए टॉपिक। जैसे भी कहीं पे कोई चीज पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे क्या आप टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में जो उसके संबंधित आइडियाज होते हैं उसके प्रति अवेयर सचेत रहना होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके जैसे कोई टॉपिक हमें मिलती है तो उसके प्रति हम कितना सचेत है, उसके बारे में कितना हम अंदाजा लगा सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, कितने क्रॉस क्वेश्चन का जवाब हम कर सकते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आती है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट असम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत कौन सा इनकरेक्ट असम्पशन है, कौन से गलत धारणा है। ऑप्शन ए दिया गया लर्नर एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन। ये तो सही है क्योंकि वो रियल सिचुएशन में रहकर बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी है लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। सीखने में बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, मातृभाषा या नेटिव लैंग्वेज जो होती है, वो बच्चों को मदद करती है। यहाँ ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है यहाँ पे देखिए नॉट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, हमें क्या देखना है
जो करेक्ट है उसको छाट देंगे तो इनकरेक्ट आराम से मिल जाएगा। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव ए फोकस ऑन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। ये भी होता है, जब लैंग्वेज टीचिंग होगी जब तक उनमें कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो लैंग्वेज टीचिंग या लैंग्वेज शिक्षण को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी भी उसी के अंतर्गत आता है, तो बस्ता ऑप्शन डी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही इनकरेक्ट है। देखते हैं, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिवन एन इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीकिंग। क्या लैंग्वेज स्पीकिंग, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, केवल इम्पॉर्टेंट होती है राइटिंग में ही, स्पीकिंग में नहीं होती? तो ऐसा नहीं, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। जब किसी टेस्ट को कब फॉलो किया था, कब किया था, टेस्ट कब लिया था? जब कोई टॉपिक खत्म हो जाती है उसके बाद किसी भी कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन बी है प्लेसमेंट टेस्ट, ऑप्शन डी अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन डी मेमोरी टेस्ट। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, कोई हम टॉपिक देते हैं उसके बाद उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन जब करते हैं, कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो क्या जानने के लिए कंडक्ट कराते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमियां रह गई, उनका निदान, उनके अंदर क्या कमियां रह गई, किस वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे, या फिर बच्चे कितना सीखे हैं, कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? डायग्नोस्टिक के अंतर्गत आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जब कोई कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक खत्म कर दी जाती है फिर उसके बाद उसी से संबंधित टेस्ट लिया जाता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज आर। प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर पूछा गया कि जो लैंग्वेज स्किल होती है उसमें प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी होती है। दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग जब पढ़ाते लैंग्वेज स्किल, आप लोगों को पढ़ाते लैंग्वेज स्किल कितने प्रकार की होती है? तो लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये सारी होती है लैंग्वेज इसलिए वो स्किल्स होती है। तो कौन सी होती है? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 प्रकार की लैंग्वेज स्किल होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोडक्टिव कौन कौन, जो उत्पादक लैंग्वेज स्किल होती है वो कौन कौन सी होती है। यहाँ पे देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, ये नहीं है। रीडिंग एंड लिसनिंग, यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग, जब कोई भी चीज हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो कुछ न कुछ फॉर्मेशन जरूर होता है। तो क्या होती है, कुछ न कोई चीज उत्पादित होती है, कोई चीज का फॉर्मेशन होता है, कोई नई चीजें निकल के बाहर आती है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? ये प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है कि ये क्या होती है? प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आती है। स्पीकिंग और राइटिंग हो गई, प्रोडक्टिव स्किल से अंतर्गत हो गई। अब ये बचती है रीडिंग और स्पीकिंग, ये कौन सी हो जाएंगी? ये क्या ऑप्शन, मतलब वो ग्रहणात्मक होती है। ये कौन सी स्किल हो जाए? ग्रहणात्मक। ये प्रोडक्टिव और ये कौन सी होती है? रिसेप्टिव होंगी। ये 2 प्रकार की स्किल होती है, 4 स्किल होते हैं। 4 स्किलों को 2 प्रकार में बांटा गया, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन इन द टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल की टेक्स्ट बुक में किसका पर्पज? इलस्ट्रेशन इन द टेक्स्ट में जो इलस्ट्रेशन होता है उसका पर्पज, उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है मेक द टेक्स्ट बुक अट्रैक्टिव। क्या किसी टेक्स्ट बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है? तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया मेक द टेक्स्ट बुक कलरफुल। टेक्स्ट बुक को कलरफुल बनाने के लिए होता है? ये भी नहीं है। ऑप्शन सी अंडरस्टैंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी इलस्ट्रेशन इन द टेक्स्ट, जब भी टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का इलस्ट्रेशन दिया रहता है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंड द आइडियाज, उस टॉपिक के जो आइडियाज है उसको समझने के लिए, और कॉन्सेप्ट, इन सबको समझने के लिए क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में इलस्ट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल के बारे में देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्कूल शुड फोकस ओनली ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। क्या स्कूल को केवल किसमें फोकस करना चाहिए? रीडिंग और राइटिंग पे? तो ये गलत है, यहाँ पे चारों स्किल के ऊपर फोकस करनी है दोस्तों। तो अगला है, लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब अगला है, all the language skills are interrelated and teaching learning process should integrated them। अगला है देखते हैं, रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सपोजर टू
द टारगेट लैंग्वेज। क्या रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू बी द एक्सपोजर ऑफ द, क्या दिया गया है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। तो ऐसा दोस्तों नहीं, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, ऑल द लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड। सारे लैंग्वेज स्किल जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अलग नहीं है। जो चारों स्किल्स है वो चारों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड इंटीग्रेटेड देम। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, ये चारों स्किल्स का प्रयोग किया जाता है। इन चारों स्किल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। चारों स्किल्स कौन सी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यही चारों स्किल्स होती हैं। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट होमवर्क। होमवर्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है, होमवर्क इज द बेस्ट वे टू इन्वॉल्व पेरेंट्स। क्या होमवर्क इसीलिए दिया था ताकि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, हमें पेरेंट्स से क्या लेना देना, हमें तो बच्चे को सिखाना है ना। ऑप्शन बी, होमवर्क शुड बी द एक्सटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट टॉट गिवन सम। फिर उसके बाद ऑप्शन सी है, एवरी टीचर शुड डेली होमवर्क टू द स्टूडेंट। केवल इसीलिए सब प्रत्येक टीचर को डेली होमवर्क देना चाहिए, ये सब कोई बात नहीं होती है। ऑप्शन डी, होमवर्क इज द ओनली मीन्स टू इंगेज स्टूडेंट। ये भी नहीं कि होमवर्क का मतलब केवल होता है बच्चों को उसमें व्यस्त रखने के लिए, ये सब गलत बातें होती है। ऑप्शन बी देखते हैं, होमवर्क शुड बी द एक्सटेंशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट। होमवर्क इसलिए देता है जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए रहते हैं बच्चों को, उनका प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि उसको बच्चे अच्छे से उसको समझ सके और उसके अंतर्गत जो भी कमियां आती जो वो नहीं सीख सकते, इन सबको दूर किया जा सके, इसीलिए बच्चों का होमवर्क कराया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन टीचिंग ऑफ ए लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज। लैंग्वेज के शिक्षण में, लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम टेक्स्ट बुक की क्या भूमिका होती है। द ओनली मीन्स, ओनली कोई बात नहीं, केवल के शब्द जहाँ पे आ जाए ये सब गलत होता है। एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट द एंड ऑफ द रिसोर्स। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिए कि एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ये बहुत ही बड़ा साधन होता है। टेक्स्ट बुक जब लैंग्वेज को हम पढ़ाते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो एक रिसोर्स के रूप में काम करता है लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। कौन सा है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसको डेवलप करने के लिए, स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ऑप्शन ए, टू यूज क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये स्पीकिंग की स्किल्स की कोई बात नहीं होती कि केवल वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका करे और करेक्ट उच्चारण उसका करे, तो ये सब बात नहीं है। ऑप्शन बी, टू क्रिएट ए स्वीट एंड मेलोडियस वॉइस। केवल एक अच्छी आवाज को क्रिएट करने के लिए, मीठी आवाज को क्रिएट करने के लिए होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया, टू स्पीक कीपिंग इन माइंड टू कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन वॉइस मॉड्यूलेशन एंड। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, टू स्पीक कीपिंग इन द माइंड टू कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया गया उसको दिमाग पे रख के उसी के बारे में बोलना, जैसे जो टॉपिक आपको दी जा रही है उससे बाहर न जाके उसी के अंतर्गत बोलना, स्पीकिंग करना। फिर एंड द सिचुएशन वॉइस मॉड्यूलेशन, और सिचुएशन के हिसाब से जो माहौल है उस हिसाब से हमें उस प्रकार की वॉइस को निकालना। स्पीकिंग का सबसे मेन उद्देश्य ये होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी दिया गया है, टू फोकस ओनली की बात नहीं करी गई, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जनरल राइटिंग हेल्प स्टूडेंट। जनरल राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें स्टूडेंट को किस प्रकार से हेल्प या सहायता मिलती है। ऑप्शन ए दिया, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, टू रिफ्लेक्ट देयर पीयर्स लर्निंग, ये सब नहीं। टू असेस देयर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन की कोई बात नहीं, वहाँ पे क्या किया, राइटिंग की बात की जा रही है। राइटिंग में प्रोनाउंसिएशन की कौन सी बात होती है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑप्शन टू असेस देयर लिसनिंग स्पीकिंग स्किल, क्या क्या लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स को ही देखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करने के लिए जनरल राइटिंग होती है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, वो क्या सीखे, खुद से क्या सीखे, कितना कर पाते हैं, इसी के बारे में जनरल राइटिंग जब वो करते हैं तो उनको देखा जाता है कि उनके अंदर कितना अनुभव है, किस प्रकार किसी टॉपिक के बारे में वो कितना समझ पाए हैं, कितना खुद को व्यक्त कर पा रहे हैं। इसीलिए जनरल राइटिंग की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, वो स्टूडेंट को किस प्रकार हेल्प करता है कि टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर, वो अपनी लर्निंग, अपने सीखे हुए को कितना व्यक्त कर पाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग।
तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।